everybody, this is अर्नव गोयल. वेलकम टू द सोशल डे फॉर क्लास 10. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इसमें एज ऑफ रेवोल्यूशन बिटवीन 1830 टू 1848 यानी कि 1830 से जो 1848 के बीच में जो चीज़ें हुई थी, हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ. जब अभी तक हमने जो पढ़ा है कि किस तरीके के लोग रहते थे, जैसे हमने पढ़ा लिबरल्स कौन से, रेवोल्यूशनरीज कौन से, कंजर्वेटिव्स कौन कौन है, हमने ये लोगों के बारे में पढ़ा. अब इन लोगों के बीच में क्या क्या हुआ, कौन सी फाइट हुई, तो ये एक टाइम पीरियड आ जाएगा. अभी तक हमारी कहानी थियोरेटिकल बेसिस पे चल रही थी, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा था. अब हम वापस से टाइम लाइन पे आ गए हैं कि 1830 से 1848 के बीच में क्या होगा. चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो ही. द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848 के बारे में हम स्टार्ट करते हैं. एज कंजर्वेटिव regimes tried to consolidate their power, liberalism and the nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. तो कंजर्वेटिव रेजिम ने क्या करा था, अपने पावर को थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश की थी, लेकिन लिबरलिज्म की वजह से नेशनलिज्म लोगों में बढ़ रहा था, क्योंकि अब लोग जान रहे थे कि नेशनलिज्म क्या चीज़ है, उन्हें नेशनलिज्म के बारे में ज्ञान मिल रहा था, तो वो नेशनलिस्ट बन रहे थे. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among which were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle classes. तो बेसिकली जो रेवोल्यूशनरीज थे उसमें लिबरल नेशनलिस्ट लीड कर रहे थे. लिबरल नेशनलिस्ट कौन कौन थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट अमंग विच प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स. तो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लासेस. तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, देखो क्वेश्चन बहरूपिया होता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हु वर द लिबरल नेशनलिस्ट, हु वर द रेवोल्यूशनरीज. तो एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, की वर्ड है. द फर्स्ट अपीवल took place in France जुलाई 1830. तो अब दूसरी रेवोल्यूशन, पहली रेवोल्यूशन कब हुई थी? पहली रेवोल्यूशन हुई थी 1789 में. 1789 के बाद फर्स्ट अपीवल टुक प्लेस इन फ्रांस जुलाई 1830. द बॉर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर. तुम्हें याद होगा कि ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ वियना में बॉर्बन किंग्स को रिस्टोर कर दिया था, बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया था, जो कि नेपोलियन ने पहले हटाई थी. ठीक है, 1815 में नेपोलियन को पलटा दिया था. कौन सी कंट्रीज ने? PRAB, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, इन चारों ने गिरा दी थी नेपोलियन की पावर. ओके. द बॉर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe as its head. So basically क्या हुआ यहाँ पे, एक जो बॉर्बन किंग्स डायनेस्टी थी उन्हें फिर से धक्का मार दिया, उन्हें लात मार दी, हटा दिया, ठीक है, ओवरथ्रो कर दिया, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेट कर दी लुइस फिलिप के साथ. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब मोनार्की रहेगी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे रहेगी. आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, आपको प्रजा की भी बात माननी पड़ेगी. काइंड ऑफ ऐसा हो गया था, ठीक है. तो नाम का राजा एक तरीके से. When France sneezes, the rest of the Europe catches cold. ये ड्यूक मेटरनिक की फेमस लाइन है. ड्यूक मेटरनिक की ये लाइन एग्जाम में आ सकती है क्या? Who wrote this line? What were its consequences? काइंड ऑफ थिंग, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. The July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. तो basically when France sneezes the rest of Europe catches cold, ये इसलिए लिखा क्योंकि फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ, तो लोगों को फ्रांस में रेवोल्यूशन होने के बाद जगह जगह पे रेवोल्यूशन होने स्टार्ट हुए, रेवोल्यूशन से चेंजेस आए. अब क्या हुआ? जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद स्पार्क एन अपराइजिंग इन ब्रसल्स. ब्रसल्स याद है आपको, ट्रीटी ऑफ वियना में पढ़ा था. बेल्जियम पार्ट था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का, वो ब्रेक अवे हो गया. ठीक है, अब हम बढ़ेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इस पे भी एक क्वेश्चन आता है जो यूजुअली 3 मार्कर का होता है. ये हो गया 3 मार्कर का क्वेश्चन.
तो an event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was Greek War of Independence. तो nationalist feeling यूरोप में आई थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से भी. ग्रीस हैड बीन एन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी. इसको कहानी की तरह समझो. अब एक ऑटोमन एम्पायर था जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में यूनिट 2 की स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था. ग्रीस एक पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी से. द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीस विच बिगैन इन 1821. तो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की वजह से ही एक ग्रीक को भी था कि हम भी नेशनलिज्म की वजह से इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करें 1821 में, जो कि शुरू हो गई थी. नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. Poets and artists lauded Greece as cradle of Europe's civilization and mobilized public opinion to struggle against a Muslim empire. तो बेसिकली क्या था, ग्रीस एक मुस्लिम ये ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था. ग्रीक्स को अपना एक एम्पायर चाहिए था. इंग्लिश पोएट, ये इंग्लिश है ओके, यहाँ पे आ गया ई. इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन की लड़ाई याद करी जाएगी. ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर. ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर डाइड इन फीवर इन 1824. फाइनली द ट्रीटी ऑफ Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. Okay. तो ये था. तो बेसिकली ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आया तो क्या लिखना है कि ये एक इवेंट था दैट बूस्टेड द नेशनल फीलिंग अमंग द यूरोपियंस. Greece had been a part of Ottoman Empire. Growth of revolutionary nationalism in Europe struggle. Nationalists from Greeks supported the Greek War of Independence. The Greek were against a Muslim empire. The English poet Lord Byron का नाम ज़रूर लिखना. Organized funds. फिर Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. Very important. अब हम पढ़ेंगे the romantic imagination of national feeling. रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है? रोमांटिक इमेजिनेशन सिंपल चीज़ है. जब हम कहानियों के फॉर्म्स में, स्टोरीज़ के फॉर्म में, पोएट्स के फॉर्म में हम जब पढ़ते हैं और नेशनलिस्ट की फीलिंग्स को डेवलप करते हैं, वही रोमांटिसिज्म है. ये एक तरह का आर्ट है. दिस इज़ ऑल्सो एन आर्ट बिकॉज अगर हम आज जो हम यूजुअली स्कूल्स में जो हिंदी के चैप्टर्स में पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुंशी प्रेमचंद वगैरह वगैरह, वो भी जब उनकी कहानियों में कुछ कुछ पढ़ते हैं, वो भी यही ट्राई करते थे हम स्टोरीज़ के थ्रू एक नेशनलिस्ट फीलिंग को हम लेकर आए अपने अंदर. तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन. कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन यूरोप, क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशंस, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक help express sharp and shape our national feelings. तो बेसिकली नेशनल डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म से वॉर्स के थ्रू नहीं आती थी और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के थ्रू ही नहीं आती थी. कल्चर ऑल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कल्चर्स में क्या होता था, हम पोएट, स्टोरीज और म्यूज़िक की हेल्प से नेशनल फीलिंग को एक्सप्रेस करते थे. ठीक है, आपने कोई मान लो एक प्ले देखा, उस प्ले में आपने कुछ फॉर एन एग्जाम्पल इंडिया की बात करें, अगर हम कुछ ब्रिटिश रूलर्स के अगेंस्ट देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, तो हमारे अंदर एक नेशनल फीलिंग्स आ जाती है मूवीज़ देख के. तो उसी तरीके से नेशनलिज्म में ये रोमांटिक इमेजिनेशन यही चीज़ थी. ओके, लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स. रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस and focus instead on emotions, institutions and mystical feelings. Their effort was to create a sense of collective heritage, a common culture past as the basis of nation. जैसे कि अगर हम एक पास से हम जुड़ जाते हैं तो हमारी मेंटालिटी भी वैसी ही रहती है. यही नेशनलिस्ट, रोमांटिक नेशनलिस्ट करना चाह रहे थे. ठीक है, रोमांटिक आर्टिस्ट ही करना चाह रहे थे. अदर रोमांटिसिस्ट सच एज German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that
true German culture was to be discovered among the common people as Das Folk. ठीक है, ठीक है. It was through folk songs, folk poetry, and folk dances that the true spirit of the nation was popularized. So, collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. तो बेसिकली क्या था, जॉन गॉटफ्राइड के अकॉर्डिंग जो फोक सॉन्ग्स थे, उनके फोक पोइट्री थी और फोक डांसेस थे, उससे एक ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन जाग रही थी. तो उनको कलेक्ट करके प्रेजेंट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी. The emphasis of vernacular language and the collection of folk was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. तो जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होती थी या जो पुरानी कहानियाँ होती थी, कहानियाँ क्या है, घर घर में एक कहानी हो जाती है. जैसे हमारे यहाँ महाभारत है, तो महाभारत जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी महाभारत को पढ़ाया जाता है, बता देते हैं, हमें पता होता है, शोज़ बन जाते हैं, तो हमें उस चीज़ों के बारे में पता है. तो जो जैसे गांव में हर किसी को लिटरेसी नहीं मिलती, जो लोग इलिटरेट होते हैं उनके पास तक नेशनल फीलिंग्स पहुँचानी होती हैं. तो बिल्कुल वैसे ही समझो, अगर आप किसी गांव के अंदर जाते हो और जहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको नेशनलिस्ट फीलिंग्स बतानी है, तो आप कैसे बताओगे, कुछ प्ले करके ही बताओगे. तो बस एग्जैक्टली रोमांटिसिस्ट वही थे, इनको यहाँ पर रोमांटिक इमेजिनेशन बोलते हैं. पोलैंड हैड बीन पार्टीशन एट द एज ऑफ 18th century by great powers Russia, Prussia and Austria. Even though Poland had no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. ठीक है, समझे इस बात को. रोमांटिसिज्म के ऊपर एक 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 5 या 3 मार्क का. अगर 5 मार्क का भी आ जाता है तो सिंपल चीज़ है, पहले तो रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन लिख देना कि, या फिर बेसिक लाइन स्टार्ट करें, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम ओनली थ्रू द वॉर्स. ये इंपॉर्टेंट. कुरपिंस्की फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक ड्यूरिंग turning folk dances like Polonaise and Mazurka into national symbols. Polonaise and Mazurka एक MCQ में आ सकता है. कैरोल कुरपिंस्की का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है. ये क्या करता था, स्ट्रगल थ्रू ओपेराज एंड म्यूजिक के थ्रू हम नेशनल फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर रहे थे. और यहाँ पे जॉन गॉटफ्राइड ने क्या करा था, जॉन गॉटफ्राइड ने जर्मन कल्चर को करा था. तो जर्मन कल्चर के ऊपर एक MCQ हो सकता है कि हु वॉज द रोमांटिसिस्ट, या फिर who wanted to explore the German culture. ऐसे क्वेश्चन है कि यार डास वोक आ गया, तो जॉन गॉटफ्राइड का नाम आ जाना चाहिए. लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल in developing national sentiments. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and Russian language was imposed everywhere. तो क्या करा था, जब पॉलिश के ऊपर रशियन आर्मी ने कब्जा कर लिया था, तब पॉलिश लैंग्वेज को स्कूल्स से धक्का मार दिया, यानी कि वहाँ पे स्कूल्स में पॉलिश लैंग्वेज नहीं सिखाते थे, लेकिन और रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया था. लेकिन इन 1831 एन आर्म रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल took place, which was ultimately crushed. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. तो बेसिकली अगर तुम इंग्लिश में बात करोगे तो हम हिंदी में बात करेंगे, फॉर एन एग्जांपल. तो वैसे ही रशिया में जब एक रेवोल्यूशंस के वक्त हार रहे थे, तब पॉलिश ने क्या करा, हम पॉलिश लैंग्वेज ही बोलेंगे, आप रशियन लैंग्वेज में बात करते जाओ. पॉलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल religious instructions. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent in Siberia to Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russia. यानी कि रशिया में बात ना करने के लिए उन्हें साइबेरिया भेजते थे. The use of Polish came to be seen as a struggle against Russian dominance. तो Polish language को रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट एक स्ट्रगल माना जाता था. अब हम पढ़ेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. तो ये हंगर हार्डशिप कब हुई थी? अब तक देखो कहानी कहाँ तक चल रही है, कहानी चल रही है यहाँ पे हमारी. देखो 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई. हमने अब तक पढ़ लिया कि पोलैंड में क्या हुआ, रशिया में क्या हुआ, फिर कौन सी लैंग्वेज, ये भी देखा जाए तो एक थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड ही हो गया. अब हम 1832 1848 की टाइमलाइन पर वापस आ जाते हैं. हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. इसमें क्या होता है कि द 1830s
were years of great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw enormous increase in population all over the Europe. याद रखना ये वाला क्वेश्चन 5 मार्कर में आता है कि what were the hunger and hardship by the people facing issues. ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, तो ये लिख देना. पहला आंसर इसका आ जाता है कि हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में यूरोप में पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो गई थी. फिर in most countries there were more seekers of job than employment. Population from rural areas migrated to cities to live in overcrowded slums. तो क्या होता था, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट थी. पहला रीज़न हो गया इंक्रीज इन पॉपुलेशन. दूसरा रीज़न हो गया इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट. तीसरा रीज़न हो गया पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज़ विच मीट ओवरक्राउडेड स्लम्स. अब अगर गाँव से सब शहर में आ जाएंगे तो शहर में भीड़ तो बढ़ी जाएगी ना. स्मॉल प्रोड्यूसर्स in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine goods from England. तो बेसिकली क्या होता था, तो ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, अब वो बड़े बड़े गाँव शहरों में चले जाते थे. बड़े बड़े शहरों में तो इन्हें मशीन गुड्स मिल जाती थी जहाँ पे वो काम नहीं कर पाते थे. where industrialization was more advanced than on the continent. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues, obligations, the rise of food prices, or a year of bad harvest led to widespread populism in town and country. तो basically bad harvest बोल सकते हो, ठीक है. बैड हार्वेस्ट भी एक था और स्मॉल प्रोड्यूसर्स फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन, ये भी एक रीज़न था. द ईयर 1848 पे हम आ गए हैं, ठीक है. 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. यानी कि सब के सब सड़क पे आ गए थे, ठीक है. इतने बुरे हालात हो गए थे. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. तो लुइस फिलिप को हमने पहले बनाया था, राजा बना दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना के मुझे राजा घोषित कर था. अब उसी को लात मार के भगा दिया. लुइस फिलिप वैसे खुद भागा था कि जान बचा के भाग लो यार, ये लोग तो मर ही रहे हैं. ये हुआ था लुइस फिलिप के साथ. तो बेचारा लुइस फिलिप हैड टू रन, ऐसा हुआ था. नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक. It granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work. National workshops provide employment were set up. तो लुइस फिलिप को भगाने के बाद क्या हुआ, अब फ्रांस के पास खुद की एक डेमोक्रेसी आ गई. खुद की डेमोक्रेसी आने पे क्या हुआ, असेंबली ने एक रिपब्लिक बना दिया. एक ग्रांटेड सफरेज में ना वोटिंग राइट्स, ठीक है, राइट टू वोट फॉर एवरीवन. वैसे ये दिया सिर्फ मेल्स को जो कि एज अबव 21 थे, और गारंटीड राइट टू वर्क. रिवोल्ट इन सिलेशिया, ये वाला क्वेश्चन यूजुअली कम आता है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्कूल्स में आ सकता है, कभी बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ ही जाएगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ाना पड़ेगा. अर्लियर इन 1845 weavers in Silesia had a revolt against the contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payments. तो अब सिलेशिया में 1845 में क्या हुआ, वीवर्स ने रिवोल्ट करा कॉन्ट्रैक्टर्स, अपने ही कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट. उन कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट जो कि ना उन्हें रॉ मटेरियल दिया करते थे. रॉ मटेरियल देने से क्या था कि रॉ मटेरियल हम तुम्हें देंगे, तुम फिनिश प्रोडक्ट्स बनाओ, लेकिन उन फिनिश प्रोडक्ट्स की जो पेमेंट थी उन्होंने ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दी थी. द जर्नलिस्ट विलियम वुल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स एज इन सिलेशिया विलेज एज फॉलोज. देखो विलियम वुल्फ का नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जर्नलिस्ट विलियम वुल्फ डिस्क्राइब फ्यू इवेंट्स, टेल व्हाट वर द इवेंट्स. इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो सिलेशिया पे ही आएगा क्वेश्चन. उसने इस तरीके से डिस्क्राइब करा, इन दिस विलेज विद 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of the workers is extreme. The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of goods they order. तो अब वीवर्स की जो हालात थी वो बहुत बुरी थी. वीवर्स की हालात बुरी थी इसलिए क्या हुआ, एक तो उन्हें नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. जब डेस्परेट नीड ऑफ जॉब्स होती है ना, तो आदमी क्या सोचता है कि
कितने भी पैसों में मिल जाए, लेकिन मिल तो जाए, एक एक पैसा आए घर में, वो ऐसा ही सोचेगा। तो इसका एडवांटेज लेके कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनकी पेमेंट को रिड्यूस कर दिया ड्रास्टिकली, ठीक है। अब इसके डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन 4 जून at 2 PM, large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of the contractor demanding higher wages, ठीक है। 4 जून को 2 बजे क्या हुआ था, लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स और मार्च अप टू पेयर्स अप टू मैंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस की मांग करते हुए कॉन्ट्रैक्टर के घर पे चले गए। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेड्स ऑल्टरनेटली। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू हाउस, स्मैश्ड इन एलिगेंट विंडो। तो अब क्या हुआ, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स ने तो मना कर दिया, धमकी दे दी, मारने की धमकी दी। तो वीवर्स को गुस्सा आ गया, घर में घुस गए, घर में घुस के फर्नीचर तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ग्लासेस तोड़ दिए, स्मैश देयर हाउसेस। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली टू अ neighboring village, however refused to shelter such a person. He returned 24 hours later, having requestioned the army. In the exchange that followed, 11 weavers were shot. ये एक फाइनल स्टेटमेंट थी। तो सिलिशिया में ये हुआ था, ठीक है, समझे इस बात को। अब द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, हमने सिलिशिया के बारे में पढ़ लिया, हमने हंगर हार्डशिप के बारे में पढ़ लिया, हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि फ्रांस में 1830 में कैसे एक रेवोल्यूशन स्पार्क हुआ, जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ, उसमें बॉर्बन डायनेस्टी को पलट दिया। बॉर्बन डायनेस्टी को पलटने के बाद लुइस फिलिप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से राजा बना दिया था। अब हम रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल टू द revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway, ठीक है। Events of February 1848 had been brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि 1848 में जो कि फ्रांस में हुआ, उससे क्या हुआ, एक एडिक्शन ऑफ मोनार्की को हटा दिया हमने और रिपब्लिक बेस्ड यूनिवर्सल मेल सफरेज बना दिया। इसलिए इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर, men and women of liberal middle classes combined their dreams for constitutionalism with national unification. In German regions, a large number of political associations whose members were middle-class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together to the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German National Assembly. तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि जर्मनी को भी जब ऐसे रिपब्लिक चाहिए था, तो इस रिपब्लिक के लिए इन्होंने क्या करा था, एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई जिसके मेंबर्स थे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्परस आर्टिशंस, जो कि फ्रैंकफर्ट की सिटी में एक डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाना चाह रहे थे। ये ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बिल्कुल वैसी ही असेंबली बनेगी जैसी नेशनल असेंबली बनाई थी फ्रांस में आफ्टर द जो कि हमने पढ़ा था ना कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे बनानी, बिल्कुल वैसी। तो ऑन 18 मई, देखो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, तो डेट नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, बट मई और 1848 ज़रूर याद कर देना। ऑन 18 मई 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul, ठीक है। 830 में तो क्या हुआ था, 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे थे, एक फेस्टिव प्रोसेशन में, यानी कि बड़े खुशी गए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर चले गए और सेंट पॉल चर्च में जाके इन्होंने कर दिया, दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की एक डिमांड करी। व्हेन द डिप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन, यहाँ पे एक वो नहीं है ना,
ऑफर्ड द क्राउन, सॉरी यहाँ पे गैप नहीं है, ऑफर्ड द क्राउन नन ऑफ दीज ऑफर्ड द क्राउन टू द फ्रेडरिक विलियम फोर। ये फ्रेडरिक विलियम फोर वहाँ का राजा था, किंग ऑफ प्रशिया। पहले याद रखो, पहले जर्मनी नहीं था, पहले जर्मनी प्रशिया था, जर्मनी ही पहले प्रशिया था, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, जर्मनी ही प्रशिया था, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। He rejected it and joined the other monarchs to oppose the elected assembly। यानी कि दूसरी मोनार्की इसको ज्वाइन करके इसने क्या करा, अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग कर दी, और in the end to oppose the elected assembly. In the end troops were called in, the assembly was forced to disband, ठीक है। तो ये हुआ था। The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement. In large numbers of women had participated actively over the years। तो अब क्या करा राजा ये किंग विलियम फोर ने, फ्रेडरिक विलियम फोर ने फुटबॉल बना के लात मार दी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन को। अब यहाँ पे है पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वेमेन से क्या हुआ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल वन था, ठीक है। वेमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इनटू पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ the assembly. When the Frankfurt Parliament convened in Church St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery, ठीक है। women को सिर्फ visitors gallery तक आने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। आज की वीडियो के हम लास्ट स्लाइड में, दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, they could not restore the old order। यानी कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी उन्हें ये समझ में आ रहा था कि इन्होंने नेशनलिज्म का एक टेस्ट चख लिया है। जब एक नेशनलिज्म की एक फीलिंग आ चुकी है तो उसको एकदम से बंद नहीं कर सकते, अब इनके साथ भी थोड़ा थोड़ा चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये समझना आ गया था। Monarchs were beginning to realize that cycle of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries। यानी कि liberal nationalist की थोड़ी बातें मान लो और अपना राज चलाते रहो, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ समझी थी। Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe बिफोर 1815। वेस्टर्न यूरोप मतलब फ्रांस में 1815 से पहले मतलब नेपोलियन के टाइम के चेंजेस, यानी कि thus serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg dominions and in Russia। The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867, जो कि नेपोलियन ने पहले कर दिया था। तो ये चेंजेस लाए गए थे। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 3 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 के बारे में। So thank you everyone for the class. Please like, share and subscribe my video and my channel please. Thank you very much.